हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं वर्ग 3 शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा की। और आज की इस वीडियो में चर्चा करने से पहले हम आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं रिजल्ट के ऊपर कि वर्ग 3 जो हमारी पात्रता परीक्षा का रिजल्ट था वो घोषित हो चुका है। बहुत से साथी इसमें पास हुए होंगे और बहुत से साथी डिस्क्वालीफाई हुए होंगे। तो जो साथी पास नहीं हो पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा धैर्य रखिए। कुछ समय बाद फिर पात्रता परीक्षा होगी। सरकार लगभग हर वर्ष पात्रता परीक्षा कराएगी और आप फिर पुनः अच्छे से तैयारी करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और जिन साथियों की पात्रता परीक्षा पास हो गई है वो साथी अच्छे से अब कमर कस लीजिए और अच्छे से अब आपको आगे बढ़ना है। अच्छे अच्छे से आपको हर टॉपिक को, हर सब्जेक्ट को लेकर मतलब एक बेहतरीन तैयारी आपको करनी है, ठीक है। एक स्टेप आपकी पार हो चुकी है, अब आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए बहुत सी चीजें हमने सोच रखी हैं। धीरे धीरे वो सभी चीजें आप सभी के समक्ष आ जाएंगी और एक बहुत ही बेहतरीन तैयारी हम आपकी चयन परीक्षा की कराएंगे। अभी साथियों, इस सीरीज को आप बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, पहले तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से आप सभी अपना प्यार बनाए रखें, ठीक है। और जो भी साथी शिक्षक चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग पास हो गए हैं, उनके साथ चैनल को शेयर भी किया करो, थोड़ा सपोर्ट किया करो साथियों। और वीडियोस जो है वो आपकी थोड़ी सी अभी इर्रेगुलर है, मतलब डेली वीडियोस आपको नहीं मिल पा रही है। तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। थोड़ा सा अभी क्या है कि समय नहीं मिल पा रहा है, थोड़ी एग्जाम में ड्यूटी चल रही है और समय थोड़ा कम है। कोशिश रहेगी कि कुछ ही दिन में जैसे परीक्षाएं कम हो जाएंगी, केवल 10th 12th के एग्जाम्स रह जाएंगे, तो फिर थोड़ा सा समय मिलने लगेगा जैसे जैसे और आपके लिए वीडियो आती रहेंगी। पर्यावरण की सीरीज चली रही है, इसके पैरेलल हम एक और सब्जेक्ट की सीरीज आपके लिए ला रहे हैं। कुछ ही दिन में वो सीरीज भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तैयारी करिए अच्छे से। आपके कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हुआ करें, बेझिझक आप मुझसे पूछा करिए। मैं आप सभी के साथ सहयोग में एकदम खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। और और क्या है, बहुत सी बातें हैं। इसके लिए एक मैं सेशन भी आप सभी के लिए कुछ दिन में, 1 2 दिन में ही लाने वाला हूँ कि चयन परीक्षा को लेकर क्या स्ट्रेटजी हो आपकी, कैसे आप इसकी तैयारी करें, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो आज के इस सेशन को हम, इसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहां से सभी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है और उसी रात का तापमान गिरकर करीब हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि जहां देखिए मरुस्थल में, डेजर्ट्स में क्या है कि वहां पर दिन का टेम्परेचर तो बहुत हाई हो जाता है, 50 डिग्री हो जाता है, और रात में उसी रात का तापमान गिरकर लगभग कितना हो सकता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास: 30 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस। तो जिस दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है और रात का तापमान, उसी रात का तापमान हो सकता है 15 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों हो सकता है तो उसको भी हम जान लेते हैं, ठीक है। यह अत्यधिक तापमान अंतर इसलिए होता है क्योंकि थार जैसे रेगिस्तानों में बड़ी मात्रा में रेत होती है, जो दिन के दौरान जल्दी गर्म हो जाती है और रात में तेजी से ठंडी हो जाती है, जिससे तापमान में महत्वपूर्ण गिरावट आती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीप धीमी गति से बहने वाली नदियों या झीलों द्वारा में वनस्पतियों के बीच अपना घोंसला बनाता है। अब घोंसला की बात हुई है तो इतना तो आपको पता चल गया होगा कि ये कोई पक्षी है जो कि धीमी गति से जो नदियां या झीलें बहती हैं उनमें ये मतलब पानी में अपना क्या करेगा, घोंसला बनाएगा। देखिए व्यापम का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो एक बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल देखने को मिल रहा है पर्यावरण के अंदर, ठीक है। वही घिसे पिसे पैटर्न को ये नहीं पूछता है, बढ़िया अच्छे लेवल के स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछता है। तो आप अच्छे से तैयारी करिए और हम भी एक क्वेश्चन में से कोशिश करते हैं कि उससे रिलेटेड कितने कितने क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीप कैसे पानी में अपना घोंसला बनाएगा? उथले पानी में, गहरे पानी में, कीचड़ में और चट्टानी क्षेत्र में। तो ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीप उथले पानी में क्या करता है, ये अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। अब देखिए ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीप भी आपको दिखा दें तो ये जो पक्षी है यहाँ पर क्या करता है, ये जहां पर पानी थोड़ा सा उथला पानी होता है उसमें ये अपने घोंसले बनाता है और अपने अंडे रख देता है, ठीक है।
अगला है ऊर्जा संकट का समाधान है वैकल्पिक ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, पेट्रोलियम उत्पाद और कोयला। तो ऊर्जा संकट का समाधान क्या होगा? अल्टरनेटिव एनर्जी का और कोई सोर्स हमें चाहिए होगा, तो वैकल्पिक ऊर्जा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है परिवार शब्द। परिवार शब्द अंग्रेजी शब्द जिसे मतलब कहते हैं फैमिली का हिंदी रूपांतर है। ठीक है। और फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? फैमुलस, फेमियल, फेमस और फेमिल। तो फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से हुई है। किससे हुई है? फैमुलस शब्द से हुई है, याद रखें। और परिवार शब्द लैटिन शब्द फैमुलस से लिया गया है, जिसका अर्थ है सेवक। परिवार शब्द अंग्रेजी में 15वीं शताब्दी के आसपास प्रयोग में आया था। अगला है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघ अभयारण्य है? टाइगर सेंचुरीज किस स्टेट में सबसे ज्यादा है? वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। तो टाइगर स्टेट आपको पता है किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। सबसे ज्यादा बाघ अभयारण्य भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है। मध्य प्रदेश में 8 बाघ अभयारण्य है। कानाकिशली, पेंच, पन्ना, बांधवगढ़, सतपुड़ा, संजय डोगरी, वीरांगना दुर्गावती और रातापानी। ठीक है। देश में बाघों की संख्या भी सबसे अधिक कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य में है। भारत में बाघ अभयारण्यों का प्रबंधन प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत किया जा रहा है। ठीक है। और अभी मैं अब हमारी जो यूट्यूब चैनल की जो कम्युनिटी होती है जहां पर मैं डेली के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी वहां पर मैं आप सभी के लिए पोस्ट करता हूं, और एक्सप्लेनेशन भी आपको वहां पर देखने को मिलता है। तो उन क्वेश्चन को आप जरूर देखा करिए, वहां से बहुत सी चीजें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ठीक है। तो सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सामान्य क्वेश्चन है, देखिए। डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है? गहराई, ध्वनि और तापमान, वायु दाब। तो आप इसको तो तुरंत बता देंगे कि डेसिबल किसे मापने की है? ध्वनि को मापने की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एस्फाल्ट डामर के नाम से जाना जाता है? कोक, ग्रेफाइट, पीट, बिटुमेन। तो बिटुमेन को किस नाम से जाना जाता है? एस्फाल्ट या डामर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बिटुमेन को डामर के नाम से जाना जाता है। वे मूलतः एक ही चीज है। बिटुमेन विश्व स्तर पर अधिक व्यापक रूप से प्रयुक्त शब्द है। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन। ठीक है। एसिड रेन का सबसे बड़ा कारण क्या है? जीवाश्म ईंधन का जलना, ग्रीन हाउस गैसें, फसलों को जलाना, प्लास्टिक का जलना। तो अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन का सबसे बड़ा कारण है आपका जीवाश्म ईंधन का जलना। ठीक है। याद रखें इसको। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण मानवीय गतिविधियां हैं, जैसे कि बिजली और परिवहन के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाना, तथा वायुमंडल में नाइट्रोजन और सल्फर यौगिकों को छोड़ना। अब अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा एक चप्पल की मोहर बनाता है, यानी कोई बच्चा है वो स्लीपर से क्या कर देता है? एक बढ़िया मोहर तैयार कर देता है। ठीक है। यह दर्शाता है कि रचनात्मक दिमाग, बोरियत, बुरी आदत, पुरानी चप्पल इकट्ठा करने का शौक। अगर कोई बच्चा किसी चीज से कोई एक अच्छी चीज बना रहा है, तो स्वाभाविक है उस बच्चे के अंदर कैसा माइंड है? क्रिएटिव माइंड है, यानी कि उस बच्चे का जो दिमाग है वो कैसा है? रचनात्मक दिमाग है। अगला है, बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, कटी बिहू, कंगली बिहू किस महीने में मनाया जाता है? जनवरी फरवरी, अप्रैल मई, अक्टूबर नवंबर, मार्च अप्रैल। तो आप देखिए, पहले तो बिहू जो है वो असम में मनाया जाता है। कहां पर मनाते हैं? असम में। अब क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि कटी बिहू किस महीने में मनाते हैं, तो कटी बिहू एक्चुअली मनता है अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है। अब बात करते हैं, देखिए जो बिहू है ना, ये बिहू त्योहार ये भी 3 तरीके से है। अगर पूछता वो आपसे बोहाग बिहू, तो बोहाग बिहू मनाया जाता है बैसाख यानी कि मध्य अप्रैल के महीने में। माघ बिहू पूछता तो माघ महीने यानी कि जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। और उसने पूछा है हमसे कटी बिहू, तो कटी यानी कि कार्तिक अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है। याद रखें, इस बार पूछा है कटी बिहू, हो सकता है इस बार पूछ ले माघ बिहू, हो सकता है वो भाग बिछू भी पूछ ले आपसे। तो याद रखें, हम पूरे पैटर्न को अच्छे से लेकर चल रहे हैं।
कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी बने, हमसे बनना चाहिए। स्मार्ट स्ट्रेटजी रखिए भाई। देखिए, वैसे ही मेहनत नहीं करनी कि मेहनत करते जा रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं, वास्तविक रूप से जब एग्जाम में बैठे तो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, मजबूरी में तुक्का लगा के आ रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करिए, ठीक है। चलिए, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसलें हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लांटेशन क्रॉप्स? कॉफी, चाय, गन्ना, केला, जूट। तो ऑप्शन दिए गए हैं, केवल एक दो चार पांच, केवल दो तीन चार पांच, केवल एक दो तीन चार, केवल एक दो। तो हमारा आंसर है केवल एक दो तीन चार, यानी कि कॉफी, चाय, गन्ना और केला क्या है? रोपड़ फसलें हैं। जूट कॉपल फसलों में नहीं है। तो हम देख लेते हैं और कौन कौन सी फसलें होती हैं। चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, काजू, केला, नारियल, पेड़, ताड़ और कोको, ये रोपड़ फसलों में आती है, ठीक है। अगला है, खरपतवार के बारे में सही कथन को चिन्हित कीजिए। तो खरपतवार सबको पता होगा, खरपतवार क्या है, ठीक है। तो जान लेते हैं, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। खेतों में प्राकृतिक रूप से उगने वाले अवांछित पौधे, यह फसल को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, यह फसल का उत्पादन बढ़ाने में मदद करते हैं, और यह फसलों को काटने के बाद उगने वाली घास को कहा जाता है। तो भाई, खरपतवार सबको पता है कि जो हमारी फसलों के साथ एक्स्ट्रा में जो बेकार अवांछित पौधे हैं वो साथ में उगाते हैं, उसे हम कहते हैं खरपतवार। तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है। अब कुछ साथी कहेंगे कि सर क्या है कि आप ये 15-20 क्वेश्चन जो डिस्कस करते हो 15 मिनट में खत्म कर देते हो, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाते हो। तो भाई देखिए, जल्दी जल्दी पढ़ लोगे, कम समय में ज्यादा चीजें कवर कर लोगे तो अच्छा है, फायदा ही तो है। वहां पे नुकसान कहाँ है आपका? समझ रहे हो बात को? तो ऐसा नहीं है कि 15 क्वेश्चन के लिए आपका 1 घंटा वेस्ट किया जाए, 1.5 घंटा लगा लिया जाए, उसमें मजा नहीं आता भाई मुझे, ठीक है। तो इसी तरीके से करिए, और मेरी कोशिश ये रहती है कि 15 क्वेश्चन भले ही मैं आपको करा रहा हूँ, 15 या 20 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, इनके साथ साथ मैं आपके 30 क्वेश्चन लगभग और करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से पढ़ो, मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। चलिए, अगला है, दलहनी पौधों फसलों के पौधों की जड़ों में राइबोजियम पाया जाता है, जिसका में महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो दलहन जो फसलें होती हैं उनमें राइबोजियम पाया जाता है उन पौधों की जड़ों में। इसका मुख्य रोल क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, पोटेशियम स्थिरीकरण, ऑक्सीजन स्थिरीकरण और फास्फोरस स्थिरीकरण। पढ़ा होगा सामान्यतः सभी ने। ये जो काम आता है किसमें? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, ठीक है। तो दलहनी फसलों की जड़ों में राइबोजियम जीवाणु नाइट्रोजन को स्थिर करने में मदद करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता और फसल की पैदावार में क्या होता है? सुधार होता है। अब जो राइबोजियम बैक्टीरिया है ना, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया और नाइट्रेट्स में परिवर्तित करते हैं। इसका उपयोग पौधे अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, उर्वरकों में अग्रणी स्थान है, ठीक है। अग्रणी स्थान लेते हैं, यानी कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं आपके उसमें। देखिए, फर्टिलाइजर से रिलेटेड बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये आपसे पूछने लगा है आपके। और हमने देखिए, एक आपको याद हो, अगर आप ये सीरीज कंटिन्यूअस रूप से पहले वीडियो से अगर आप देख रहे हैं, तो एनएफएल की बात आई थी। उसमें पूछा गया था और बड़ा शानदार सा क्वेश्चन निकल के आया था कि एनएफएल जो है वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में किस नाम से लॉन्च करता है? किसान, याद आ रहा है किसी को? हाँ, तो सभी सीरीज को जरूर देखें आप, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल चीज है, रामबाण चीज होने वाली है, ठीक है ना। तो उर्वरकों में अग्रणी स्थान कौन लेता है? नाइट्रोजन उर्वरक, फास्फेटिक उर्वरक, पोटेशियम उर्वरक, सम्मिश्र उर्वरक। तो उर्वरकों में स्वाभाविक है सबसे पहले कौन आएगा? नाइट्रोजन उर्वरक, ठीक है। उर्वरकों में नाइट्रोजन को सबसे प्रमुख स्थान माना जाता है, क्योंकि यह पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, और अक्सर मिट्टी में इसकी सबसे अधिक कमी होती है, जिससे नाइट्रोजन आधारित उर्वरक सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला प्रकार बन जाता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2006 में बाहरी अंतरिक्ष मामलों के कार्यालय में स्थापित किया गया था? देखिए, करंट के भी क्वेश्चन पूछ लेता है, वर्ल्ड के क्वेश्चन पूछ लेता है, इंडिया के क्वेश्चन पूछ लेता है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछ लेता है, स्पेस के क्वेश्चन पूछ लेता है, कहीं से भी पूछ लेता है भाई, इसलिए तो इसका नाम व्यापम है। हम भी तैयारी करेंगे, पूछो तुम कहाँ से पूछ रहे हो, है ना। यूएन स्पाइडर, यूएन क्ले, यूएन लिजार्ड, यूएनएसआर। तो 2006 में जो स्थापित किया गया था वो यूएन स्पाइडर था। क्या था? यूएन स्पाइडर। जान लेते हैं, आपदा प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए अंतरिक्ष आधारित सूचना के लिए संयुक्त राष्ट्र मंच यानी कि यूएन स्पाइडर की स्थापना 2006 में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स के तहत की गई थी, ठीक है। याद रखें, और इनकी जो पीडीएफ है
मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में ये पूरी पोस्ट कर दूंगा, तो वहां से भी पढ़ लिया करो, ठीक है। नोट्स बना लिया करो अपने। चलो, अगला है आईएनएस विक्रमादित्य मूल रूप से कौन से देश से संबंधित है? सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके और फ्रांस। अब आईएनएस विक्रमादित्य भारत नहीं दिया ऑप्शन में, नहीं तो भारत लगा के आते। लेकिन वो पूछ रहा है कि ये मेन रूप से कहाँ से है? विक्रमादित्य है तो ठीक है, भारत का है, पढ़ा हुआ आप लोगों ने। तो ये है यूएसएसआर। कहाँ से? यूएसएसआर, यानी कि सोवियत संघ से संबंधित है ये। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, जान लेते हैं इसको। तो आईएनएस विक्रमादित्य मूल रूप से सोवियत नौसेना का था, और ये एक संशोधित कीप श्रेणी का विमान वाहक पोत था, जिसे बाद में भारत ने खरीद लिया और इसका नवीनीकरण करके इसका नाम बदल दिया। जब ये रूस की सेना में था, तो भाई इसका नाम था एडमिरल गोर्स को। पढ़ा होगा आपने। और वर्तमान में ये भारतीय नौसेना में, इंडियन नेवी में कार्यरत है, सेवारत है। और इसका नाम है आईएनएस विक्रमादित्य। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष संपत्ति में शामिल है 103 अंतरिक्ष यान, 111 अंतरिक्ष यान, 108 अंतरिक्ष यान, 100 अंतरिक्ष यान। हो सकता है ये डाटा अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट ने एक आध दो और बना लिए हों। ठीक है, तो अपडेट हो जाता है एक आध क्वेश्चन इधर उधर। लेकिन उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पर जो आंसर माना वो 111 अंतरिक्ष यान इसका आंसर माना गया है। ठीक है। चलिए, तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो साथियों, वीडियो को लाइक किया करो, दोस्तों के साथ शेयर किया करो, और चैनल पर सभी लोग अगर कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी किया। चलिए, मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। जब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।